शिखर पताका कार्यक्रम, पीएम मोदी कार्यक्रम में शामिल होंगे। राष्ट्रपति संघ प्रमुख भी कार्यक्रम में आएंगे। 23 से 25 नवंबर तक ये कार्यक्रम प्रस्तावित है। अयोध्या में 10,000 अतिथियों के आने की संभावना है। राम मंदिर का शिखर पताका उत्सव मनाया जाएगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें शामिल होंगे। इसके अलावा देश की राष्ट्रपति और संघ के प्रमुख संघ संचालक वो भी इसमें शामिल होंगे। 23 से 25 नवंबर तक इस कार्यक्रम की तिथि तय कर दी गई है और ये कार्यक्रम तकरीबन 10,000 लोगों की मौजूदगी में संपन्न होने वाला है। देश की राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संघ प्रमुख भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। राष्ट्रपति, संघ प्रमुख भी इस कार्यक्रम में आएंगे। 23 से 25 नवंबर तक ये कार्यक्रम का आयोजन जो है वो किया जाएगा और 10,000 लोगों के शामिल होने का जो आंकड़ा वो बताया जा रहा है कि तकरीबन 10,000 लोग इसमें शामिल होंगे। राम मंदिर में शिखर पताका ये कार्यक्रम रखा गया है। दौसा जिला मुख्यालय पर एक ऐसा नजारा देखने को मिला जिसने हर किसी का दिल छू लिया। लवण ब्लॉक के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कवरपुरा के दर्जनों नन्हे मुन्ने छात्र अपनी पढ़ाई छोड़कर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे। उनके चेहरों पर मासूमियत तो थी, लेकिन साथ में गंभीर समस्या की चिंता भी साफ तौर पर झलक रही थी। छात्रों ने कलेक्टर के सामने अपने विद्यालय की बदहाल स्थिति को लेकर फरियाद की। उन्होंने बताया कि स्कूल में चारदीवारी नहीं होने के कारण परिसर में आए दिन आवारा पशुओं का जमावड़ा लगा रहता है। स्थिति इतनी गंभीर है कि रोजाना कक्षा शुरू होने से पहले उन्हें गोबर उठाना पड़ता है, तब जाकर पढ़ाई शुरू होती है। बच्चों ने यह भी बताया कि रात के समय स्कूल परिसर शराबियों का अड्डा बन चुका है। तो शराब पार्टी के लिए अड्डा स्कूल बन चुका है। वजह साफ है, क्योंकि चारों तरफ चारदीवारी नहीं है और ऐसे में दौसा के इस स्कूल के बच्चों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर अधिकारियों को रूबरू करवाया है, अवगत करवाया अपनी समस्याओं को लेकर। बताया कि चारदीवारी नहीं है तो जो असामाजिक तत्व हैं वो यहाँ पर शराब पीते हैं, शराबियों का, जुआरियों का अड्डा बन चुका है ये। इसके अलावा एक बड़ी समस्या ये है कि आवारा जानवरों का जमघट यहाँ लगा रहता है, जमावड़ा लगा रहता है और ऐसे में स्कूल में बैग से कॉपी किताब निकालकर पढ़ाई करने से पहले उन्हें वहां से गंदगी साफ करनी पड़ती है। लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है। प्रशासन 2-2, 3-3 बार आ गया, आके वापिस चला जाता है, कुछ कार्रवाई नहीं करना चाहते। इस वजह से कलेक्टर साहब से मिलने आया। क्या रीजन है, क्यों काम नहीं हो पा रहा है? अतिक्रमण कर रखा है। श्रीगंगानगर के पदमपुर से खबर है। पदमपुर के प्रसिद्ध चाणना धाम बालाजी मंदिर में वार्षिक उत्सव संपन्न हुआ है। 55वां 5 दिवसीय वार्षिक उत्सव संपन्न हुआ। आज अंतिम दिन हजारों श्रद्धालुओं ने यहाँ पर माथा टेका है और मन्नतें मांगी हैं। मेले में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एसएचओ तैनात हैं। इसके अलावा 200 पुलिसकर्मी और 60 होमगार्ड के जवान भी मौजूद हैं। मंदिर परिसर में कंट्रोल रूम भी स्थापित किए गए। 5 दिन लगातार अखंड राम नाम का कीर्तन यहां पर आयोजित किया गया। 5 दिवसीय ये कार्यक्रम था। हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहां पर पहुंचे चानना धाम में और भगवान के समक्ष यहां पर अपना सिर झुकाकर जो मन्नत है वो यहां पर मांगी है। इसके अलावा यहां पर राम नाम, अखंड राम नाम संकीर्तन का आयोजन भी किया गया है। चानना धाम बालाजी मंदिर है ये, जो कि श्रीगंगानगर के पदमपुर के पास है। आज इसका 55वां वार्षिक महोत्सव मनाया जा रहा है। साल में 12 मेले लगते हैं। 2 बड़े मेले चैत्र का और आश्विन का, 10 छोटे मेले लगते हैं। हर महीने की चांदनी चतुर्दशी को मेला लगता है। खबर खाजुवाला से। बेमौसम बारिश और खाद की किल्लत से किसान परेशान हैं। खाद के लिए किसान घंटों लाइनों में खड़े रहते हैं। महिलाएं भी घर गृहस्थी का काम छोड़कर खाद लेने पहुंची हैं। घंटों तक लाइनों में लगने के बाद भी वापस इन्हें बेरंग घर लौटना पड़ता है, यानी कि बिना खाद के वापस लौटना पड़ता है। किसानों को यहाँ पर डीएपी और यूरिया उपलब्ध नहीं हो पा रही है। बोरियावाली क्रय विक्रय सहकारी समिति में 2000 डीएपी के बैग कृषि विभाग की मौजूदगी में किसानों को वितरित किए गए। सहकारी समिति अध्यक्ष ने विधायक को अवगत करवाया। विधायक डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल ने किसानों को आश्वासन दिया है 3 से 4 दिन में उन्हें खाद उपलब्ध करवाई जाएगी। ये आश्वासन अब दिया गया है।
तो लंबी देर तक लाइनों में लगा रहना पड़ता है। कई घंटों तक लाइनों में लगे रहने के बाद भी बेरियावली क्रय विक्रय सहकारी समिति में लोगों को, जो किसान हैं, जो ज़रूरतमंद है, जिन्हें किसानों को चाहिए खाद, यूरिया, डीएपी, वो मिल नहीं पा रही है। ये तस्वीर आप देख लीजिए, अंदाज़ा लगा लीजिए कि क्या कुछ स्थिति उन किसानों के साथ हो रही है। इस कदर लाइन में लगकर उन्हें खाद के लिए इंतज़ार करना पड़ रहा है। महिलाएं भी पीछे नहीं है, ये महिलाएं भी आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, जो अपना रोज़मर्रा का काम छोड़कर, घर गृहस्थी का काम छोड़कर खाद लेने के लिए यहाँ पर पहुंची हैं। खबर 12 से, जिला प्रशासन ने अंत उपचुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने प्रेस वार्ता की है। अंत उपचुनाव को लेकर जानकारी दी गई। एक मतदान केंद्र पर 1200 से ज्यादा मतदाता नहीं रहेंगे। फेक न्यूज के लिए कंट्रोल रूम बनाया है। कलेक्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर निर्वाचन विभाग की गाइडलाइन भी बताई है, उससे रूबरू भी करवाया है। सियासी दलों के प्रतिनिधियों के साथ भी बैठक की है। 13 अक्टूबर को उपचुनाव की अधिसूचना जारी होगी। नामांकन की आखिरी तिथि 21 अक्टूबर है। 23 अक्टूबर को नामांकन की समीक्षा की जाएगी। नामांकन वापसी की अंतिम तिथि 27 अक्टूबर तय की गई है। चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने पर कार्रवाई भी की जाएगी। तो अंता में उपचुनाव होना है और ऐसे में उसके लिए तारीख का ऐलान कर दिया गया। इसी बीच जो जिला निर्वाचन अधिकारी यानी कि कलेक्टर होते हैं, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। 12 जिला कलेक्ट्रेट में जिला निर्वाचन अधिकारी 12 की तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारियां साझा की गई कि नामांकन की अंतिम तिथि 21 अक्टूबर है। इसके अलावा 23 अक्टूबर को नामांकन की समीक्षा की जाएगी। कितने नाम आते हैं, उनमें से क्या उनमें कोई त्रुटि तो नहीं रही है, इन तमाम चीज़ों पर जो जानकारियाँ वो जुटाई जाएगी। तो जिला प्रशासन ने यानी कि जिला निर्वाचन विभाग ने भी अंता में होने वाले उपचुनाव को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। और बड़ी बात यह है कि इस बार एक मतदान केंद्र पर 1200 से ज़्यादा मतदाता वोट नहीं डाल पाएंगे, यानी कि बहुत ज़्यादा भीड़ यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। निर्वाचन विभाग की तरफ से जो गाइडलाइन यानी कि आदर्श आचार संहिता जो लागू की जाती है, उस आदर्श आचार संहिता से भी जिला निर्वाचन अधिकारी ने रूबरू करवाया है। सियासी दलों के प्रतिनिधियों के साथ भी जो बैठक है वो की गई है। के जो सरकारी वाहन है या सरकारी ऑफिसेस हैं, उनका किसी भी तरह के इलेक्शन के प्रोसेस में अधिकारियों को छोड़ के बाकी लोगों का जो यूजेज है वो भी पूर्णतः प्रतिबंधित हो गया है कल शाम से ही। तो ये भी हमारे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के तहत आएगा। इसी के साथ साथ सोशल मीडिया का जो हमारा इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम है वो भी चालू हो गया है। उसमें 3 तरह के कंट्रोल रूम होते हैं। एक सीविजिल का कंट्रोल रूम होता है जिसमें कि कंप्लेंट्स आती हैं, एक सोशल मीडिया का कंट्रोल रूम होता है, और एक हमारा जो नॉर्मल कंट्रोल रूम है जिसमें कि फ़ोन होता है, NRGS होता है, और जिसमें कि कोई पब्लिक किसी भी तरह के MCC वायलेशंस के बारे में फ़ोन करके अपनी सूचना दे सकती है। सभी तरह के शहीद स्मारक पर नरसिंह न्याय सत्याग्रह का आयोजन किया जा रहा है। स्थायी भर्ती लिखित परीक्षा के माध्यम से करवाने की मांग की जा रही है। मेरिट और बोनस में धांधली के आरोप लग रहे हैं। पैसे लेकर एजेंसियों के तहत बोनस देने के आरोप भी लगे हैं। स्टाइफंड अन्य राज्यों की भांति लागू करने की मांग की जा रही है। राजस्थान में महीने का केवल 5 रुपए स्टाइफंड मिलता है। अंदाजा लगाइए 5 रुपए कितनी बड़ी रकम होगी। अन्य राज्यों में स्टाइफंड के रूप में 13,000 रुपए मिलता है। कुणाल भटनागर ज्यादा जानकारी के साथ लाइव कनेक्ट हो चुका है। कुणाल, अपने आप में बहुत चौंकाने वाली चीज है कि राजस्थान 5 रुपए दे रहा है स्टाइफंड के और दूसरे राज्यों में 13,000 रुपए मिल रहे हैं। कुणाल, यदि आप मेरी आवाज सुन पाना तो मेरा सवाल आपसे ये है कि ये तो अपने आप में बहुत चौंकाने वाली चीज है कि अन्य राज्यों में तो स्टाइफंड के तौर पर 13,000 रुपए मिलते हैं और राजस्थान महज 5 रुपए दे रहा है। लगता है कुणाल तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन वापस से उनसे कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि यहां पर आंदोलन किया जा रहा है, धरना दिया जा रहा है, प्रदर्शन किया जा रहा है। जयपुर का शहीद स्मारक है, गवर्नमेंट हॉस्टल पर, वहां पर यह प्रदर्शन चल रहा है। नरसिंह न्याय सत्याग्रह का आयोजन किया गया है। स्थायी भर्ती लिखित परीक्षा के माध्यम से करवाने की मांग की जा रही है।
मेरिट और बोनस में धांधली के आरोप लग रहे हैं। कुणाल भटनागर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। कुणाल, मोटे तौर पर क्या क्या मांगे इन लोगों की है? नर्सिंग न्याय सत्याग्रह के जरिए क्या कुछ मामला ये लोग उठा रहे हैं? जो ये आंदोलन है वो जयपुर के शहीद स्मारक पर चल रहा है। प्रमुख मांगों की अगर हम बात करें तो सामने आप देख सकते हैं ये पोस्टर यहाँ पर लगा हुआ है। जो सीधी भर्ती की जो है यहाँ पर मांग यहाँ पर की जा रही है। नर्सिंग योग्यता को जो है यहाँ पर तवज्जो देने की यहाँ पर बात की जा रही है और स्थायी भर्ती राजस्थान में निकालने की यहाँ पर दीपक बात यहाँ पर की जा रही है। तमाम जो नर्सिंग के स्टूडेंट है वो यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा हम बात करें प्रमुख मांगों में मांग है कि राजस्थान में जो नर्सिंग कर्मचारी हैं इनको जो है कॉलेजों में 5 रुपए स्टाइफंड मिलता है। बाकी राज्यों में अगर हम बात करें तो ये 13,000 तक जो स्टाइफंड है वो यहाँ पर दिया जाता है। इन तमाम मांगों को लेकर जो आज नर्सिंग के स्टूडेंट है वो जयपुर के शहीद स्मारक पर पहुंचे हैं और अपनी मांगों को लेकर अभी इनका एक प्रतिनिधि मंडल जो है वो गया हुआ है और वो वार्ता यहाँ पर कर रहा है। उससे पहले मैं जयपुर के शहीद स्मारक पर आपको नजारा दिखा दूं। तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं। हम बातचीत कर लेते हैं। जो स्टूडेंट आए हुए हैं, कहाँ से आए हैं आप? सर हम जयपुर में ये एक प्राइवेट कॉलेज में पढ़ते हैं। ठीक है, क्या कुछ प्रमुख मांगे हैं आपकी और अभी किस तरह के हालात हैं? सर एम्स में जो नर्सिंग ऑफिसर्स का रिक्रूटमेंट होता है वो 80-20 के रेशियो पे होता है, यानी कि 80% सीटें डायरेक्ट गर्ल्स को रिजर्व कराई जाती है और हम चाहते हैं कि वो इक्वल हो, लड़कों और लड़कियों के लिए समान अपॉर्चुनिटी मिले, 50-50 रेशियो हो जाए, ये हमारी मांग रहेगी। और योग्यता के ऊपर ही किसी नर्सिंग ऑफिसर का रिक्रूटमेंट हो, जिससे कि जैसे कि हमने अभी देखा है SMS में कल ही जो दुर्घटना हुई वो बची जा सकती थी अगर वहाँ योग्य नर्सिंग ऑफिसर होते। और भी हमारी कई मांगे हैं, जैसे कि नर्सिंग छात्र को स्टाइपेंड देना। और स्टाइफंड की जो बात है वो इनके द्वारा यहाँ पर की जा रही है। और भी जो यहाँ पर अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। हम उनसे भी एक बार बातचीत कर लेते हैं कि वो यहाँ पर लगातार जो है यहाँ पर धरना दे रहे हैं। मैं यहाँ पर बात करूँगा। एक नर्सिंग अभ्यर्थी हैं, क्या कुछ प्रमुख मांगे हैं आपकी? और क्योंकि इसमें जो बात कहा जा रहा है स्टाइफंड जो है एक बड़ा जो है मुद्दा है। स्टाइफंड है जो ये मेन मुद्दा तो ये 80-20 का जो हमारे साथ में बॉयज के साथ में सबसे बड़ा धोखा करा जा रहा है सेंट्रल की उसमें वैकेंसी में। और राजस्थान का स्टेट का ये है कि सभी बोनस अंक से लग जाते हैं वैकेंसी में, उसके बाद में बोनस जो ठेके पर लगते हैं 1.5-2 लाख में लग जाते हैं, उनको मौका मिल जाता है और पढ़ने लिखने वाले स्टूडेंट है वो बेरोजगार रह जाते हैं। देखिए दीपक, इसमें एक बात और है कि अभी जो भर्ती हो रही है वो मेरिट के आधार पर हो रही है, अंकों के आधार पर। इसके अलावा जो बोनस अंक है वो यहाँ पर उसकी बात यहाँ पर की जा रही है। आपको बता दें कि ये जो अभ्यर्थी है नर्सिंग के, इनका आरोप है कि मोटा पैसा देकर जो है बोनस जो अंक हैं वो एजेंसी द्वारा दिए जाते हैं, जिससे कि पारदर्शिता नहीं रह पाती है। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम शंकर चौधरी है, मैं जॉइंट वर्किंग का एक सदस्य हूँ। ठीक है, क्या कुछ मांगे और अभी वार्ता के लिए आप गए हैं? सर हमारी मांगे सरकार से बहुत सीधी है कि राजस्थान में जो ठेका प्रथा है उसको बंद कर दो और रिटर्न एग्जाम करवा दो। जिसमें काबिलियत होगी वो जॉब करेगा, जिसमें काबिलियत नहीं वो घर बैठेगा। ये जो चौकड़ी के आप मजदूर लाते हो वो मजदूर बंद कर दीजिए। और राजस्थान की जो 8 करोड़ जनसंख्या है उनकी सेहत का सवाल है सर। सीधा सीधा उनकी आप सेहत को इफेक्ट कर रहे हो। गलत ब्लड चढ़ रहे हैं, किसी गलती से चढ़ रहे हैं। गलत ब्लड हम चढ़ाते हैं, हमारी गलती से चढ़ रहे हैं, नर्सेज की गलती से चढ़ रहे हैं। अगर वो ट्रेंड होते, पढ़े लिखे होते, वो गलत ब्लड नहीं लगाते। गलत मेडिसिन बांटी जा रही है, गलत मेडिसिन पेशेंट को दी जा रही है। कौन दे रहा है सर? नर्सेज दे रहे हैं। वो पढ़े लिखे होते, ट्रेंड होते तो वो ये कांड नहीं होते। कल SMS में आग लगी है, क्यों लगी है? नर्सेज को ट्रेनिंग नहीं है पेशेंट को कैसे रेस्क्यू करना है। अगर उनको रेस्क्यू करने आता उनको ट्रेनिंग होती प्रॉपर, उनकी पढ़ाई होती, वो जिम्मेदार होते नर्सेज। अगर पेशेंट के लिए जिम्मेदार होते वो पेशेंट को छोड़ के नहीं भगते। सर आज की न्यूज की हेडिंग यही है, कल नर्सेज भग गए। वो ठेके के कर्मचारी, उनको यही नहीं पता क्या काम करना और क्या नहीं करना, तो यही करेंगे। सर मैं सरकार से एक ही निवेदन करूंगा, रिटर्न एग्जाम परसेंटेज बेस्ड बोनस को बंद करो, ठेका प्रथा बंद करो। ठीक है, यहाँ पर जो ठेका प्रथा है उसको बंद यहाँ पर करने की मांग की जा रही है और लिखित परीक्षा के माध्यम से जो है भर्ती का आयोजन हो, पारदर्शिता से भर्ती का आयोजन हो, ये जो तमाम मांगे हैं। दीपक, कुणाल, ये अपने आप में बहुत चौंकाने वाला है, क्योंकि स्टाइफंड जब 5 रुपए में चाय नसीब नहीं हो सकती, उस दौर में 5 रुपए स्टाइफंड मिल रहा है पूरे महीने।
देखिए यही बड़ा सवाल है कि आप ये देखिए कि जो नर्सिंग कॉलेजों में ये अभ्यर्थी पढ़ते हैं, इस दौरान जो ट्रेनिंग करते हैं, तो महज महीने का 5 रुपए स्टाइपेंड जो है इन लोगों को दिया जाता है। ये बहुत हास्यास्पद भी लगता है। बाकी अगर हम बात करें अन्य राज्यों की दीपक, तो वहां पर आप देखिए कि 13-13 हजार रुपए स्टाइपेंड मिल रहा है। ऐसे में जो इनका ये जो यहाँ पर ट्रेनिंग करते हैं उसमें इनको खासा जो परेशानी, पढ़ाई में भी पैसा खर्च होता है, उसके अलावा कहीं अगर ये ट्रेनिंग करने जाते हैं तो उसमें आने जाने का खर्चा लगता है। ऐसे में महज 5 रुपए स्टाइपेंड जो अपने आप में कई सवाल यहाँ पर खड़े कर रहा है। चलिए ठीक है कुणाल, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए चौंकाने वाली चीज़ है अपने आप में, जब 5 रुपये राजस्थान की जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड की बसों के अंदर किराया नहीं है 5 रुपये का, वो सरकार बढ़ा चुकी है। जब 5 रुपये में चाय नसीब नहीं हो सकती, सरकार जो खाना 8 रुपये में अन्नपूर्णा रसोई में देती है वो भी 5 में नहीं है, तो आप अंदाजा लगेगी कि इन्हें महीने भर का स्टाइपेंड 5 रुपये मिलता है। केरला के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में लंच ब्रेक के दौरान उस समय हड़कंप मच गया जब एक विशेष समुदाय के नाबालिग लड़के ने 7वीं कक्षा के छात्र पर चाकू से हमला कर दिया। पीड़ित छात्र के हाथ पर हल्की चोट आई, जिसे रायला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार के लिए ले जाया गया। प्रारंभिक जांच में पता चला कि क्रिकेट खेलने के विवाद में कहासुनी के बाद यह घटना हुई। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने घटना की सूचना रायला पुलिस को दी है। थानाधिकारी बछराज चौधरी ने बताया कि नाबालिग से पूछताछ की जा रही है और मामले की गहन जांच जारी है। जयपुर के एसएमएस अस्पताल में हाल ही में हुए अग्नि हादसे के बाद राज्य भर में अस्पतालों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की जा रही है। इसी क्रम में जोधपुर के मथुरादास माथुर अस्पताल में अग्निशमन प्रणाली की जांच एवं मॉक ड्रिल आयोजित की गई। इस मॉक ड्रिल में अस्पताल प्रशासन, फायर ब्रिगेड और सुरक्षा कर्मियों की संयुक्त टीम ने भाग लिया। ड्रिल के दौरान अस्पताल में आग लगने की काल्पनिक स्थिति तैयार की गई, जिसके तहत मरीजों और स्टाफ को सुरक्षित बाहर निकालने की प्रक्रिया का अभ्यास किया गया। साथ ही फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स और पानी की पाइपलाइन के माध्यम से आग बुझाने के उपायों का भी प्रदर्शन किया गया। अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर विकास राजपुरोहित ने बताया कि इस तरह की मॉक ड्रिल समय समय पर की जाती है ताकि किसी आकस्मिक आपदा की स्थिति में अस्पताल स्टाफ तत्परता से काम कर सके। इस तरह की मॉक ड्रिल्स अस्पताल का की कार्यप्रणाली का रेगुलर प्रोग्राम्स है। अभी हमें निर्देश मिले थे कि आप अपना सिस्टम चेक कर लें। कलेक्टर साहब ने भी आदेश दिए, प्रधानाचार्य महोदय ने भी निर्देश दिए, तो उन्हीं की अनुपालना में हमने आज इसको पूरा प्रोग्राम बनाकर बिल्डिंग वाइज करने का निर्णय लिया, जिसमें स्मोक डिटेक्शन सिस्टम और फायर फाइटिंग सिस्टम दोनों के लिए अलग अलग जगह काम किया गया। तो ओपीडी बिल्डिंग में आज स्मोक डिटेक्शन पे काम किया गया, जिसमें एक आर्टिफिशियल फायर क्रिएट की गई और उसका स्मोक जो था तो उसको। आगे बढ़ते हैं। जयपुर के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह आएंगे। 13 अक्टूबर को गृह मंत्री का जयपुर का दौरा प्रस्तावित है। न्यू क्रिमिनल लॉ को लेकर लगने वाली प्रदर्शनी का उद्घाटन वो करेंगे। जयपुर के सीतापुरा में जेईसीसी के अंदर इस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया जाएगा। गृह विभाग और राजस्थान पुलिस ने अमित शाह के दौरे की तैयारियां शुरू कर दी है। देश के गृह मंत्री अमित शाह राजस्थान के दौरे पर आएंगे, जयपुर दौरे पर आएंगे और इस दौरान जयपुर के सीतापुरा में न्यू क्रिमिनल लॉ को लेकर लगने वाली प्रदर्शनी का उद्घाटन उनकी तरफ से किया जाएगा। राजस्थान के गृह विभाग और राजस्थान पुलिस दोनों ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी है। अमित शाह के दौरे की तैयारियां शुरू कर दी है। तो अमित शाह जयपुर आएंगे। 13 अक्टूबर को गृह मंत्री अमित शाह का जयपुर का दौरा प्रस्तावित है। न्यू क्रिमिनल लॉ को लेकर लगने वाली प्रदर्शनी का उद्घाटन उनकी तरफ से किया जाएगा। सिरोही के रेवदर से खबर है। यहां पर टेम्पो और मोटरसाइकिल में भिड़ंत हो गई। हादसे में कुल 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। 3 गंभीर घायलों को इलाज के लिए रेवदर के सरकारी अस्पताल लाया गया। टेम्पो में बैठी 3 सवारियों को भी चोटें आई हैं। हादसे में गंभीर घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद रेफर किया गया। सूचना के बाद रेवदर पुलिस भी मौके पर पहुंची। रेवदर जिरावल रोड पर यह हादसा हुआ है। तो रेवदर में यह हादसा देखने को मिला। रेवदर जिराली रोड पर जो गंभीर रूप से घायल हुए उनको उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। सूचना मिली तो रेवदर पुलिस भी मौके पर पहुंची है। रेवदर जिरावल रोड पर यह हादसा हुआ है। कई लोग इसमें घायल हुए हैं। डूंगरपुर के ओबरी में सागवाड़ा के विधायक शंकरलाल डेचा ने आज आरयूआईडीपी के तहत चल रहे विकास कार्यों का जायजा लिया। पालिका के अध्यक्ष आशीष गांधी के साथ निरीक्षण के दौरान उन्होंने कार्यों की प्रगति और गुणवत्ता पर सवाल उठाए। स्थानीय निवासियों से बातचीत में सामने आई समस्याओं पर विधायक ने आरयूआईडीपी अधिकारी एससी हंसराज मीणा और एक्सीएन मधुसूदन
गेना को कड़ी फटकार लगाई। तहसीलदार को जांच रिपोर्ट यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खन्ना को प्रेषित करने के आदेश दिए। कल के मंत्री दौरे में शिकायतें मिलने के बाद यह कार्रवाई हुई है। स्वायत्त शासन मंत्री जी सागवाड़ा आए थे और यहाँ सागवाड़ा की जनता की जो समस्या थी, डीडीप के जो काम हो रहे हैं, रोड कूद रहे हैं, जो सिविल लाइन का काम चल रहा है, उसको लेकर के भारी आक्रोश था, रोष था सागवाड़ा की जनता का। और इन्होंने मंत्री जी के सामने वो बात रखी और मेरे सामने भी कई बार बात रखी थी। तो हमने मंत्री जी को अवगत करा और सारे अधिकारियों को यहाँ पर बुलाया और पिछले 2 साल से जो काम हो रहा है, सागवाड़ा की जनता संतुष्ट नहीं है। ये कह के जा रहे और काम कर नहीं रहे। तो मैं तो यही कहूँगा, सागवाड़ा की जो जनता चाह रही है जांच के लिए, जो जनता कह रही है मैं जांच करवाऊंगा, क्योंकि सागवाड़ा की जनता बहुत परेशान है, लंबे समय से परेशान है। बरसात के समय बड़े बड़े खड्डे कर दिए थे, सीवर के खड्डे किए वो